मध्य प्रदेश में चौथी बार अगर बीजेपी लौट करके आई है तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो लाडली बहना योजना थी। सियासी पार्टियों ने इस बात को पकड़ लिया कि अगर महिलाओं को अगर किसी तरह आप साथ लें और उनका एक बड़ा हिस्सा आपको वोट के रूप में मिल जाए तो आप सत्ता का समीकरण आपके पक्ष में हो सकता है। देखिए, देश के अधिकांश राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ज़्यादातर राज्य जो है वो कर्जा ले लेकर सरकार चला रहे हैं अधिकांश। अगर ये इस तरह से पैसा ले लेके बाजार से पैसा लेकर के या दूसरे संस्थाओं से पैसा लेकर के उठा के चला रहे हैं तो सत्ता तो आपको मिल रही है, लेकिन आप बहुत बड़ा गड्ढा अपने लिए कूद रहे हैं। अब ये तो वोटर को तय करना है कि भाई ये फ्रीबीज का जो चलन शुरू हो चुका है कि उसको कितने दिन तक चलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उसमें कटौती होगी, आपकी दूसरी सेवाएं उसमें कटौती होगी, आपके दूसरे लाभ है उसमें कटौती होगी। अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो सारे के सारे राज्यों में जहां चुनाव चल रहे हैं वो मध्य प्रदेश का इस योजना को लेकर मास्टर स्ट्रोक समझ रहे हैं। कुल मिला के बात ये उन चुनाव के अंदर इस बात को बारीकी से स्टडी किया जाता है कि आखिर कौन सी चीज़ सत्ता दिला रही है, क्योंकि राजनीति करने का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना ही है। उसी में उनकी सफलता है, सत्ता से बाहर होना असफलता है। जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने, उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने एक योजना की शुरुआत की गई जिसका नाम था लाडली बहना योजना। नवंबर 2023 में मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव हुए और लोगों का यह कहना है, राजनीतिक पंडितों का यह कहना है कि इसी योजना की वजह से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 163 सीट भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई थी, जिसके बाद इसे मास्टर स्ट्रोक माना जाने लगा। इसकी देखा सीखी देश के अलग अलग राज्यों में जहां पर भी चुनाव होते हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियां इस स्कीम को अपने अनुसार नाम बदलकर अप्लाई करने की बात करती हैं। घोषणा पत्रों में इस स्कीम का बार बार जिक्र आता है। तो असल मायनों में ये स्कीम सच में मास्टर स्ट्रोक साबित होती है? क्या इसका प्रभाव पड़ता है? क्या इसके दुष्परिणाम है? इन सारे विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अजय वोगल सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लाडली बहना योजना को मास्टर स्ट्रोक कहा गया, जिसके बाद हरियाणा हो, पंजाब हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं वहां कहा जा रहा है कि महिलाओं को सशक्त बनाने ये योजना लाई जाएगी। देखिए, आपने इसको मास्टर स्ट्रोक कहा, उसको तो सबसे पहले भाजपा ने नकार दिया था। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ये सरकार ने पिछले साल जुलाई में लाडली बहना जैसी एकदम नई योजना लागू की थी, जिसमें महिलाओं को सीधे उनके खाते में पैसा जाने वाला, तो डायरेक्ट बेनिफिट वाली योजना थी वो वाली। तो उसको लेकर के संशय था कि ये कितना काम करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन चुनाव परिणाम जो आया उससे पिछले 15 साल या 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी को मात देते हुए बीजेपी चौथी बार सत्ता में आई, तो ये कोई सामान्य बात नहीं थी, और वो भी बड़े भारी बहुमत से। हालांकि बीजेपी ने बाद में इसको नकारने की कोशिश की कि साहब वो इसमें लाडली बहना योजना कोई योगदान नहीं था और मोदी जी के चेहरे पर पार्टी जीती है, लेकिन असल में ऐसा था नहीं, और ये चुनाव नतीजों से साबित हो गया। ये तर्क दिया गया था कि महिलाओं का जो वोट परसेंटेज है वो लगभग इतना ही था जितना पिछली बार रहा था, आपको याद होगा, इस को खारिज करने के लिए। लेकिन इस बात का विश्लेषण नहीं हुआ कि जितनी महिलाओं ने वोट दिया उसमें से बीजेपी को कितने दिया और कांग्रेस ने कितने दिया। हो सकता है कि जिन्होंने पिछली बार कांग्रेस को दिया तो इस बार बीजेपी को दिया, तो स्वाभाविक वोट परसेंटेज बढ़ गया और बीजेपी के जितने प्रत्याशी थे मध्य प्रदेश में काफ़ी भारी मतों से जीते। लेकिन देखो, राजनीतिक दल जो है तो वो इस बात पर उनकी बारीक निगाह रहती है कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जो उन्हें सत्ता दिला सकता है, तो चाहे किसी पार्टी का हो। राजनीतिक दलों को ये समझ में आया कि इस मध्य प्रदेश में चौथी बार अगर बीजेपी लौट करके आई है तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो लाडली बहना योजना थी, जिसमें उन सभी महिलाओं को, और ख़ास करके उन महिलाओं के लिए बहुत बड़ी योजना इस संजीवनी के तौर पर देखी गई जो महिलाएं गृहिणियाँ हैं। बिल्कुल। हाँ, तो जो कोई एक पैसा नहीं कमाती हैं, घर का काम करती हैं, उनके खाते में अगर 1500 रुपये भी अगर आ रहे हैं या 1250 रुपये भी आ रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत बड़ा एक सहारा है ये। तो इसका नतीजा ये हुआ कि उन महिलाओं ने ज़्यादा आगे पीछे सोचे कि बीजेपी को वोट किया होगा, अपनी मान सकते हैं। सियासी पार्टियों ने इस बात को पकड़ लिया कि अगर उन महिलाओं का मत इसलिए ज़्यादा है कि किसी भी राज्य के अंदर टोटल वोटर होते हैं उसमें लगभग आधी महिलाएं होती हैं, ये तो सामान्य बात है। तो क्यों ना अगर महिलाओं को अगर किसी तरह आप साथ लें और उनका एक बड़ा हिस्सा आपको वोट के रूप में मिल जाए तो आप सत्ता का समीकरण आपके पक्ष में हो सकता है। ये बात
जब मध्य प्रदेश से दूसरे राज्यों में संदेश इसका संदेश गया, हालांकि लोकसभा में तो उसका असर दिखा नहीं होगा, लेकिन राज्यों में अलग अलग पार्टी को सरकारें जहाँ भी है, सबने ये इसको किसी न किसी रूप में अपनाने की कोशिश की। हरियाणा में ये लाडो बहना योजना के रूप में आई, महाराष्ट्र में वो लाड़की बहन की नाम के आ रही है, अभी झारखंड के अंदर मैया सम्मान योजना के रूप में आ रही है। तो हर राज्य अपने अपने स्तर पर ये प्रयास कर रहा है कि महिलाओं को किसी तरह खुश किया जाए, साधा ला जाए किसी तरह के, उनको सीधा उनके खाते में पैसा डाल करके, ताकि वो वोट उनको मिलता है तो सत्ता का समीकरण उनके पक्ष में हो जाता है। सर, सवाल यही उठता है कि चलिए मानिए कि सत्ताधारी पार्टी है, तो उन्होंने कहा कि हम इस योजना को लागू करेंगे और उसका फ़ायदा मिल रहा है। आप महाराष्ट्र में देखिए 3 महीने हो गए हैं, महिलाओं के खाते में पैसा आ रहा है, मध्य प्रदेश में पैसा आ रहा है, हरियाणा में पैसा आ रहा है, चूँकि सरकार थी। लेकिन इस समय विपक्ष भी बार बार ये कह रहा है, विपक्षी पार्टियां भी कह रही, महाराष्ट्र से कल खबर आई, अघाड़ी दल ने कहा कि हम 3000 रुपये देंगे। झारखंड में भी उन्होंने कहा है कि हम इसको बढ़ा देंगे। तो ये कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की ही बात की जाए तो आर्थिक तौर पर मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पैसा जा रहा है। लेकिन अगर विपक्षी दल अगर सत्ता में आते हैं, चूँकि जेएमएम अगर झारखंड में सरकार बनाती है, उन्होंने कहा कि हम राशि को बढ़ा देंगे, तो वो पैसा कहाँ से लेके आएंगे? स्टेट्स की क्या स्थिति हो जाएगी? अलग अलग स्टेट्स की आर्थिक स्थिति किस तरीके से प्रभावित होगी? देखिए, देश के अधिकांश राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ज़्यादातर राज्य जो है वो कर्जा ले लेकर सरकार चला रहे हैं, अधिकांश। महाराष्ट्र को हालांकि वो विकसित स्टेट काफ़ी मतलब माना जाता है, अग्रणी स्टेट माना जाता है, वहाँ भी उनकी भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि वो मध्य प्रदेश से कई गुना ज़्यादा कर्जा वो लेकर के चला रहे हैं। तो इसको पहले रेवड़ी कहा गया, तो ये भी रेवड़ी का ही एक रूप है असल में, फ्रीबीज का। लेकिन राजनीतिक दलों को लग रहा है कि बहुत सारे पुराने मुद्दे जो है जब अभी तक उठाते रहे थे वो अब बेअसर हो चुके हैं, और सीधा पैसा लोगों के खाते में अगर डाला जाए तो इससे ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद चीज़ कोई दिखाई नहीं पड़ती है। तो लोग बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और उसको जो है इग्नोर करते हैं। तो यही इसी योजना का लाभ क्यों ना लिया जाए? हर राज्य, चाहे किसी पार्टी को सरकार वहाँ हो, कोशिश ये कर रही है कि भाई इसका फ़ायदा उठाया जाए। और जो विपक्षी पार्टियां हर राज्यों में वो भी यही वादा कर रही है, अगर हम सत्ता में आए तो हम भी देंगे, और न सिर्फ देंगे बल्कि उससे ज़्यादा देंगे। मतदाता किस पे भरोसा करेगा वो अलग मुद्दा है, लेकिन सवाल ये है कि जो भी जहाँ भी सरकारें हैं उनकी आर्थिक स्थिति डावाडोल होती जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार लगभग हर महीने कर्जा ले रही है, तो वही स्थिति कमोबेश हरियाणा की है, वही झारखंड जैसे, तो झारखंड में गरीब राज्यों में गिनाया जाता है। तो अगर ये इस तरह से पैसा ले के, बाजार से पैसा लेकर के या दूसरे संस्थाओं से पैसा लेकर के उठा के चला रहे हैं, तो सत्ता तो आपको मिल रही है, लेकिन आप बहुत बड़ा गड्ढा अपने लिए कूद रहे हैं। तो सर, मध्य प्रदेश में एक क्लिक में लगभग 1600 साढ़े 1600 करोड़ रुपए एक क्लिक में चले जाते हैं महिलाओं के खाते में। इतनी स्थिति हरियाणा की है। इसी प्रकार से इससे ज़्यादा महाराष्ट्र में, इससे ज़्यादा का जो है आर्थिक तौर पर महीने का निकल जाता है। तो अगर देखा जाए तो अलग अलग राजनीतिक दल है, तो क्या यही तरीका चुनाव जीतने का बचा है? इस समय सुरक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, इन सारी चीज़ों, विकास के मुद्दे को छोड़कर कि डायरेक्ट उनके खाते में अमाउंट डाला जाए और उस नाते महिलाएं जो है वो वोट देने लगे, क्या महिलाओं के लिए एक सेफ वोट बैंक माना जा रहा है क्या सर? निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है कि ये तो राजनीतिक दल अलग मुद्दे उठाते हैं, अलग मुद्दे हैं भी, लेकिन सवाल है कि वोटर किसको ध्यान में रख करके वोट देता है, उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर वोट नहीं मिला और आप मुद्दे उठाते तो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई सत्ता नहीं मिलेगी आपको, तो वो तो बेकार साबित होते हैं उस तरह के। अब ये तो वोटर को तय करना है कि भाई ये फ्रीबीज का जो चलन शुरू हो चुका है, ये उसको कितने दिन तक चलेगा। आखिर ये जो पैसा बटेगा फ्री, आखिर आपकी जेब में जा रहा है फ्री में, इसकी कटौती दूसरी जगह होगी, इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उसमें कटौती होगी, आपकी दूसरी सेवाएं उसमें कटौती होगी, आपके दूसरे लाभ है उसमें कटौती होगी। तो सवाल ये है कि अगर उस रेशो में रेवेन्यू नहीं बढ़ता है सरकारों का, और जो कि उस तरह से बढ़ भी नहीं रहा है, तो फिर सवाल है कि आखिर पैसा आएगा कहाँ से? सरकारें कर्जा ले रही है तो कर्ज का पैसा तो चुकाना है, मुद्दा चुकाना है, और उसके बाद जो है वो ब्याज भी चुकाना है, वो दे रही हैं, तो उनके पास डेवलपमेंट के लिए पैसे लगातार कम होते चले जा रहे हैं। तो
तो इसके जो दुष्परिणाम आगे आने वाले समय में दिखेंगे। लेकिन सवाल ये है कि लोग जो है तात्कालिक लाभ को देखते हैं ना, वो नहीं सोचेगा वोटर देते आगे 5 साल बाद मेरी जगह सड़क नहीं बन पाएगी, क्योंकि पैसा ही नहीं रहेगा सरकार के पास, या सड़क जो बनी है वो सुधर नहीं पाएगी क्योंकि उसके लिए पैसा नहीं मिलेगा। तो कटौती अंततः धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर में और दूसरे डेवलपमेंट के कामों में होती जाएगी, ये तय है। अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो सारे के सारे राज्यों में जहां चुनाव चल रहे हैं वो मध्य प्रदेश का ये इस योजना को लेकर मास्टर स्ट्रोक समझ रहे हैं। कुल मिला के बात ये हाँ, मैंने कहा ना कि तो हर राजनीतिक दल जो है हर राज्य के चुनाव को बारीकी से अध्ययन करती हैं, सभी पार्टियाँ, कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो कौन सा मुद्दा क्लिक कर गया जिसकी वजह से इस पार्टी को सत्ता मिली। वो भावनात्मक भी हो सकता है, वो आर्थिक भी हो सकता है, वो सामाजिक भी हो सकता है, वो राजनीतिक भी हो सकता है। तो हर चुनाव के अंदर इस बात को बारीकी से स्टडी किया जाता है कि आखिर कौन सी चीज़ सत्ता दिला रही है, क्योंकि राजनीति करने का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना ही है, उसी में उनकी सफलता है, सत्ता से बाहर होना असफलता है। तो ये माना गया कि मध्य प्रदेश में अगर शिवराज सरकार चौथी बार सत्ता में आई है, जो कि मेरे ख्याल से देश में गुजरात के बाद दूसरा ऐसा राज्य मध्य प्रदेश बन चुका है कि जहाँ बीजेपी लगातार सत्ता में रह रही है। थोड़े समय के लिए बीजेपी का कांग्रेस का 1.5 साल का समय निकाल दीजिए आप, तो 2003 से लेकर के आज 2024 हो रहा है, लगभग लगातार 20 साल से पार्टी सत्ता में है, जो इसके पहले सिर्फ गुजरात के अंदर ही हुआ है। और उसके भी पहले अगर बहुत बात की जाए तो बहुत पुराने समय की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में लगभग 30-35 साल तक जो है वो कम्युनिस्टों की सरकार रही, और उन्होंने शुरू में तो क्रांति की बात की, कुछ काम किए भी, उसके बाद तो सत्ता कैसे हासिल करना उसके लिए हथकंडे उन्होंने अपनाए, वो उसके कारण सत्ता में रही है, ये भी जग जाहिर है। तो सवाल ये कि काम थोड़ा बहुत सरकारें करती है, उसके बाद फिर वो हथकंडों की तरफ ध्यान देती है कि सत्ता उनको दिला सके। तो कुल मिलाकर ये पूरा स्पष्ट नजर आ रहा है कि रेवड़ियां सभी बांटते हैं फ्री की, लेकिन कोई इस चीज को स्वीकार करने तैयार नहीं होता है। तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पंडितों का ये कहना भी है कि मध्य प्रदेश में शुरू हुई लाडली बहना योजना इस समय अलग अलग राज्यों में चल रहे चुनाव और राजनीतिक पार्टियों के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है, क्योंकि तत्कालीन प्रभाव से राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसका प्रभाव पड़ेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।